नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हॉरर एक्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची घटनाओं से प्रेरित सबसे डरावनी कहानियां। अगर आप भी रहस्यों, भूतिया किस्सों और दिल दहला देने वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई डरावनी कहानी छूट न जाए। अब बिना किसी देर के पेश है आज की कहानी, अनदेखी सवारी। कहानी शुरू। साल था 2019 का। स्थान उत्तराखंड का एक पहाड़ी इलाका। नाम था मुनस्यारी। ये कहानी है राहुल शर्मा की। उम्र लगभग 34 साल, जो पेशे से एक टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर था। राहुल शांत स्वभाव का आदमी था, जो रोजाना पर्यटकों को इधर उधर ले जाता था। उसका रूट ज्यादातर मुनस्यारी से नैनीताल और कभी कभी पिथौरागढ़ तक होता था। एक शाम, अक्टूबर का महीना था, जब ठंड हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी। राहुल अपनी कार को धोकर रूटीन के अनुसार अगली सुबह की बुकिंग चेक कर रहा था। तभी रात करीब 8:30 बजे उसका फोन बजा। हेलो, क्या आप इस वक्त मुनस्यारी से पिथौरागढ़ चल सकते हैं? आवाज एक महिला की थी, बहुत शांत लेकिन अजीब तरह से खाली। राहुल ने जवाब दिया, मैडम, रात का वक्त है, रास्ता सुनसान और पहाड़ी है। अगर इमरजेंसी है तो चल सकता हूं। महिला बोली, हाँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे तुरंत पहुंचना है। किराया 2 गुना मिलेगा। पैसों के लालच में राहुल तैयार हो गया। उसने पलक झपकते ही कार स्टार्ट की और लोअर मुनस्यारी के भटवारी गेट पहुंचा, जहां से महिला को उठाना था। रात के 9 बजे अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था। वहां पहुंचते ही राहुल को कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन 1 मिनट बाद ही सफेद साड़ी में एक महिला अचानक सामने आकर बैठ गई। चेहरा ढका हुआ था। राहुल कुछ कहता, उससे पहले ही महिला बोली, जल्दी चलिए। राहुल ने गाड़ी बढ़ा दी। रास्ता पहाड़ी और घुमावदार था। कुछ ही देर में राहुल को महसूस हुआ कि पीछे से कोई सरसराहट की आवाजें आ रही हैं। उसने शीशे में झांका। महिला बिल्कुल सीधी बैठी थी, उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, शायद थकान के कारण भ्रम हो रहा है। करीब 40 मिनट की ड्राइव के बाद गाड़ी धरचुला मोड़ पर पहुंची, जहां सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर आता है। जैसे ही राहुल ने मंदिर पार किया, पीछे से आवाज आई, रुकिए, यहीं उतार दीजिए। राहुल ने पूछा, लेकिन यहां तो कुछ नहीं है, ये तो जंगल है। महिला कुछ नहीं बोली। राहुल ने जैसे ही पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था, सीट खाली थी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत गाड़ी से उतरा, चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गाड़ी की पिछली सीट पर एक सफेद फूल रखा था, जो मुनस्यारी के शव दाह स्थल पर चढ़ाया जाता है। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बिना रुके वापस भागा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। राहुल जब उस रात घर लौटा तो उसकी हालत बुरी थी। पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दिल की धड़कनें अब तक तेज थीं। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में गया और लेट गया। लेकिन रात को नींद नहीं आई। करीब 2:45 बजे उसे लगा जैसे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई हो। हल्की सी हवा अंदर आई और उसी के साथ एक जानी पहचानी खुशबू भी, वही फूलों जैसी गंध जो कल रात उसकी गाड़ी में आई महिला से आई थी। राहुल उठा और खिड़की बंद करने गया, लेकिन बाहर अंधेरे में किसी की छाया दिखी। वो छाया एक स्त्री की थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कल रात उसकी गाड़ी में बैठी थी। पर जब उसने ध्यान से देखा, कोई नहीं था। अब राहुल को लगने लगा कि शायद कुछ गलत हो गया है। उसने अगली सुबह मंदिर के पुजारी को बुलाया और सब कुछ बताया। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, जिस जगह से तूने उसे उठाया, वो भटवारी गेट अब भूतिया जगह बन चुकी है। वहां एक लड़की की कई साल पहले मौत हो गई थी, कार एक्सीडेंट में। उसकी मां को अस्पताल ले जाते वक्त ड्राइवर ने रास्ते में गाड़ी पलटी कर दी थी। तब से वो लड़की हर साल एक गाड़ी वाले से सवारी मांगती है। राहुल की तो जैसे जुबान ही बंद हो गई। पुजारी ने सुझाव दिया कि वह मंदिर में हवन करवाए और 7 दिन तक उस रास्ते से न गुजरे। राहुल ने वैसा ही किया। लेकिन तीसरे दिन, जब वह अपने दोस्त विक्रम के साथ घर लौट रहा था, तो रास्ते में काफली गैर के पास उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। राहुल गाड़ी से नीचे उतरा और बोनट खोलकर चेक करने लगा। तभी विक्रम की घबराई हुई आवाज आई, राहुल, पीछे सीट पर कोई बैठा है। राहुल को लगा कि विक्रम मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह पलटा, वही फूल
वही गंध और सीट पर एक हल्की छाया, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहले उसने देखी थी। इस बार राहुल चिल्लाया, तू कौन है, क्या चाहती है? छाया धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। विक्रम ने कहा, मैंने तो सिर्फ परछाई देखी, लेकिन उसका चेहरा नहीं, पर उसकी आंखें, वो लाल थीं, बहुत लाल। राहुल समझ चुका था कि इस आत्मा का पीछा उससे नहीं छूटने वाला। उसने फैसला किया कि वो इस बारे में और गहराई से जानकारी जुटाएगा। अगली सुबह वह गया मुनस्यारी थाने में। वहां उसने एक पुराना केस निकलवाया, और सच वो था जिसने उसके पैरों तले जमीन खींच दी। 2014 में एक लड़की सविता नेगी की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी, बिल्कुल उसी जगह जहां राहुल ने उसे उठाया था। वो अपनी मां को लेकर अस्पताल जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनकी टैक्सी गहरी खाई में गिर गई। मां तो बच गई, लेकिन सविता वहीं मर गई। तभी से हर साल अक्टूबर में कोई ना कोई ड्राइवर उसकी अधूरी यात्रा पूरी करता है। अब राहुल को समझ आ गया था कि वो सिर्फ सवारी नहीं, इंसाफ मांग रही है। अब राहुल को चैन नहीं आ रहा था। सविता की आत्मा सिर्फ डराने नहीं, कुछ कहने आई थी। ये बात अब उसे साफ समझ आने लगी थी। लेकिन सवाल था, क्या वो बदला चाहती है? क्या वो अपनी मौत का सच उजागर करना चाहती है? राहुल उस दिन सीधा पिथौरागढ़ प्रेस क्लब पहुंचा, जहां उसका एक पुराना जानकार नवीन जोशी लोकल क्राइम रिपोर्टर था। राहुल ने सविता के केस की फाइलें मांगी और पूरी डिटेल खंगालनी शुरू की। कुछ ही घंटों में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सविता की मौत तो एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि वो जली हुई हालत में मिली थी, जबकि टैक्सी में आग का कोई प्रमाण नहीं था। मतलब एक्सीडेंट के बाद शायद वो जिंदा थी और किसी ने उसे जिंदा जला दिया। अब ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं थी, ये एक हत्या का मामला था। राहुल को एक नाम मिला, रवि ठाकुर, जो उस समय उस टैक्सी का ड्राइवर था। रिपोर्ट में लिखा था कि एक्सीडेंट के बाद रवि लापता हो गया था, लेकिन कुछ साल पहले उसकी लोकेशन बागेश्वर में देखी गई थी। राहुल ने तय किया कि वो खुद रवि से मिलेगा। अगले दिन तड़के वह रवाना हुआ। बागेश्वर का रास्ता सुनसान और बीहड़ था, लेकिन अब राहुल डर के बजाय जवाब ढूंढना चाहता था। शाम 5 बजे वह एक छोटे गांव में पहुंचा, जहां रवि एक वर्कशॉप में काम करता था। राहुल ने सीधा सवाल किया, तुम वही हो ना जो सविता को लेकर पिथौरागढ़ जा रहे थे? रवि कांप गया। उसके हाथ से चाय की प्याली गिर गई। कुछ पल चुप रहने के बाद रवि बोला, मैंने उसे मारा नहीं था, पर मैं जानता हूं उसने दम तोड़ा नहीं था। मैं डर गया था, मैंने उसे तड़पता छोड़ दिया, खाई में फेंक दिया और फिर भाग गया। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने उसे जिंदा दफना दिया था। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गलती की, पर वो अब भी मुझे ढूंढती है। राहुल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और रवि को सौंप दिया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। रात को राहुल अपने होटल के कमरे में था, तभी कमरे में तेज हवाओं के साथ दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। फिर वही गंध और एक धीमी सी आवाज, धन्यवाद। कमरे की दीवार पर उस पल कुछ लिखा हुआ नजर आया। मेरी यात्रा अब पूरी हुई। राहुल समझ गया, सविता की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह राहुल होटल से चेकआउट करके वापस मुनस्यारी लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला सड़क किनारे बैठी दिखाई दी। उसने गाड़ी रोकी और पूछा, अम्मा जी, कहाँ जाना है? बुजुर्ग औरत बोली, जहां मेरी बेटी जा चुकी है, वहां कोई और नहीं पहुंच सकता। राहुल ने जब दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था, बस एक सफेद रूमाल पड़ा था और उस पर खून के छींटे थे। अब सवाल यह था, क्या सिर्फ सविता की आत्मा थी या कोई और अब भी उसकी कहानी का हिस्सा था? राहुल अब मुनस्यारी लौट चुका था, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी और दिल में अब भी वो सवाल था, क्या कहानी खत्म हो गई थी? जिस तरह से वो बूढ़ी महिला एक पल में गायब हुई, वो घटना किसी संकेत जैसी थी। राहुल ने उस सफेद रूमाल को संभाल कर रखा था, जिस पर खून के धब्बे थे। रात के करीब 11 बजे वो अपने घर के बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। तभी उसकी गाड़ी की लाइट अपने आप ऑन हो गई। वो चौंक गया, गाड़ी के पास गया,
अंदर कोई नहीं था, लेकिन ड्राइविंग सीट पर वही रूमाल पड़ा था जो उसने संभाल कर घर में रखा था। अब राहुल समझ गया कि कुछ अधूरा अभी भी बाकी है। शायद सविता तो मुक्त हो गई, लेकिन उसकी मां नहीं। उस रात राहुल ने एक सपना देखा। एक सुनसान सड़क, एक लड़की जो घायल अवस्था में चीख रही है, मां, और एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आती है, लेकिन उनके बीच कोई अदृश्य दीवार है। सपना यहीं नहीं रुका। बूढ़ी औरत घबराई हुई राहुल की तरफ मुड़ती है और कहती है, मुझे उससे मिलवा दो, मैं अधूरी हूं। सुबह राहुल बहुत भारी मन से उठा। उसने फैसला किया कि उसे सविता की मां को खोजना होगा। उसने थाने जाकर पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि सविता की मां, कामिनी देवी, दुर्घटना के बाद गंभीर मानसिक आघात में चली गई थीं और अब हल्द्वानी के एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती थीं। राहुल उसी दिन वहां रवाना हुआ। मानसिक स्वास्थ्य केंद्र हल्द्वानी, यह जगह पहाड़ों के किनारे स्थित थी, दूर, शांत और थोड़ी रहस्यमयी। जब राहुल वहां पहुंचा और कामिनी देवी से मिलने की बात की तो डॉक्टर ने कहा, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती, दिन भर एक ही बात दोहराती हैं, मेरी बेटी आएगी, वो मुझे लेने आएगी। राहुल का दिल बैठ गया। जब वो कामिनी देवी से मिला तो उन्होंने राहुल को पहचान नहीं पाया, लेकिन एक बात पर बार बार अटक रही थीं। वो आई थी सफेद फूल लेकर, पर फिर चली गई, क्यों नहीं रुकी? राहुल ने धीरे से कहा, मैं राहुल हूं, सविता की आखिरी यात्रा मैंने पूरी की थी, अब आपकी बारी है। इतना सुनते ही कामिनी देवी की आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरी बेटी मुझसे नाराज है? राहुल ने हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, वो चाहती है कि आप शांति से रहें, लेकिन आप उसे अभी भी खोज रही हैं, इसीलिए वो आपको ढूंढने आ रही है। डॉक्टर ने जब ये सुना तो उन्होंने एक सुझाव दिया, एक बार उन्हें उस जगह ले जाइए जहां दुर्घटना हुई थी, हो सकता है कुछ बदले। राहुल को यह विचार अजीब लेकिन सटीक लगा। वापसी उस मोड़ पर राहुल ने अगले दिन कामिनी देवी को गाड़ी में बैठाया। रास्ते भर वो चुप रहीं। जैसे ही गाड़ी भटवारी गेट के पास पहुंची, हवा का रुख बदल गया। राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी ताकत फिर से जाग रही हो। कामिनी देवी ने गाड़ी से उतरते ही जमीन को छूकर कहा, सविता, मैं आ गई। तभी पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगीं, आसमान पर बादल घिर आए और एक पल को पूरी हवा ठहर सी गई। राहुल ने देखा, एक सफेद साया पेड़ों के बीच खड़ा है, धीरे धीरे चलता हुआ कामिनी देवी की ओर आया। राहुल ने आंखें मल लीं। साया अब बूढ़ी औरत के ठीक सामने था। मां, बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज। कामिनी देवी कांपती हुई बोली, सविता, बेटा। उस पल दोनों की ओर एक तेज रोशनी फैली और वो साया हवा में घुल गया, लेकिन कुछ छूट गया। एक बिंदी, एक फूल और एक हल्की सी मुस्कान। कामिनी देवी ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं हल्की महसूस कर रही हूं, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। राहुल को अब यकीन हो चला था कि उसने मां बेटी दोनों की आत्मा को शांति दे दी है। लेकिन उसी रात जब वह घर लौटा और अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें एक नई फाइल थी जो उसने रिकॉर्ड नहीं की थी। वीडियो फाइल का नाम था लुक बिहाइंड MP4। राहुल ने डरते हुए प्ले किया। वीडियो उसी रात की थी जब वह कामिनी देवी को लेकर गया था, पर आखिरी 10 सेकंड में जब वह गाड़ी की डिक्की बंद कर रहा था तो कैमरे के पीछे एक नया चेहरा दिखाई दे रहा था। न सविता, न उसकी मां, बल्कि एक आदमी जिसका चेहरा जल चुका था, आंखें सफेद और होंठ कटे हुए। राहुल ने ठंड में पसीना पोंछा। ये कौन था? वीडियो वहीं खत्म हो गया। अब एक नया सवाल खड़ा हो गया, क्या कोई तीसरा आत्मा इस कहानी में था? राहुल पूरी रात नहीं सो पाया। मोबाइल में वो वीडियो जिसमें एक जला हुआ अजनबी चेहरा दिखा, उसे बार बार वो पल परेशान कर रहा था। अब तक की कहानी में सविता और उसकी मां की आत्मा का पीछा तो समझ में आ गया था, लेकिन यह नया चेहरा किसका था? क्या उसका कोई संबंध सविता की मौत से था? राहुल ने तय किया, वो अब पीछे नहीं हटेगा। उसने फिर से वही वीडियो खोला, फ्रेम दर फ्रेम देखा। आखिरी फ्रेम में उस अजनबी के चेहरे पर जो घाव थे वो जलने जैसे नहीं, बल्कि किसी तेजाब से झुलसे हुए लग रहे थे। तभी उसे एक पुराना नाम याद आया,
विनोद रावत। रिपोर्टर नवीन जोशी ने जब सविता की फाइल दी थी, उसमें जिक्र था कि रवि ठाकुर, जो टैक्सी ड्राइवर था, उसके साथ एक सह ड्राइवर भी था, विनोद। विनोद पर पहले भी महिलाओं से दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे, लेकिन हादसे के बाद वो लापता हो गया था, कभी ढूंढा नहीं गया। राहुल ने एक बार फिर से पुलिस से संपर्क किया। इस बार उन्हें एक पुराना डायरी पेज मिला जो सविता के बैग से मिला था। उसमें लिखा था, रवि भैया ठीक हैं, पर वो दूसरा आदमी मुझे घूरता है। जब भी मां सोती हैं, वो गाड़ी में अजीब हरकतें करता है। मैं उसे पसंद नहीं करती, डर लगता है उससे। राहुल को अब तस्वीर साफ दिख रही थी। सविता की मौत में रवि की कायरता थी, लेकिन असली बुराई विनोद था। हो सकता है एक्सीडेंट के बाद सविता बच गई हो, पर रवि भाग गया और विनोद ने उसे जिंदा जला दिया हो। अब वो आत्मा उस जलते शरीर की राहुल के पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि उसने सविता और उसकी मां को मुक्त कर दिया था। विनोद अब भी मरा नहीं था, लेकिन वो इंसान नहीं रहा। पुराना होटल, पुरानी सज्जा। राहुल को पता चला कि कपकोट, एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां कभी एक हिलव्यू होटल था, अब बंद हो चुका था। वहीं पर विनोद को आखिरी बार देखा गया था। राहुल वहां पहुंचा। होटल वीरान, टूटी फूटी हालत में था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, फर्श पर राख जैसी परतें। कमरे के कोने में एक पुराना ताबीज और एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला। फोन ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन मेमोरी कार्ड सही सलामत था। राहुल ने लैपटॉप में कार्ड डाला और फाइल्स खोली। एक वीडियो फाइल, कन्फेशन 13.avi। विनोद का चेहरा कैमरे के सामने था, झुलसा हुआ, डर से भरा हुआ। मैंने उसे नहीं मारा, वो जिंदा थी, पर वो मुझे मारना चाहती थी। मैं नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने चिल्लाना शुरू किया, मैंने उस पर केरोसिन फेंका और वीडियो यहीं कट गया। राहुल का सिर घूमने लगा। अब सच्चाई पूरी तरह सामने थी। विनोद ने ही सविता को जलाया था। शायद तब से उसकी आत्मा भी भटक रही थी, पर एक अलग ही स्वरूप में, क्रोध, जलन और पाप से सन्ने रूप में। अब सवाल था, क्या वो आत्मा भी मुक्ति चाहती थी, या वो अब भी जिंदा था, किसी शरीर में बसा हुआ? शुद्ध या विनाश? राहुल एक पंडित के पास गया, जिसने कहा, ऐसी आत्माएं जो जलकर मरी हों और जिन्होंने खुद आग लगाई हो, वो कभी चैन नहीं पाती। लेकिन अगर उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए और जिस जगह उन्होंने पाप किया हो वहां प्रायश्चित हो, तो उन्हें भी शांति मिल सकती है। राहुल ने तय किया, वह उसी होटल में हवन कराएगा। अगली रात वह पंडित के साथ वहां गया। शुद्धि की प्रक्रिया शुरू हुई। धीरे धीरे मंत्रों के बीच कमरे की हवा भारी होने लगी। तभी दीवारों से राख गिरने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। राहुल की आंखों के सामने वही चेहरा, झुलसा हुआ विनोद, चिल्लाता हुआ, मैंने मारा, हाँ मारा, पर अब मुझे जलना नहीं है। पंडित जोर से चिल्लाया, तेरा पाप तेरे शरीर को खा गया, अब आत्मा को मुक्त कर। अचानक आग की एक लपट उठी और फिर सन्नाटा। जब सब शांत हुआ तो राहुल के हाथ में वही ताबीज था, लेकिन अब वह सफेद और ठंडा हो चुका था। पंडित ने कहा, अब उसका चक्र पूरा हो गया। आखिरी संदेश। घर लौटते वक्त राहुल को अपने मोबाइल पर एक नई नोटिफिकेशन मिली। एक वॉइस रिकॉर्डिंग। सुनाई दी सविता की आवाज, अब मेरी आत्मा और मां दोनों शांत हैं। तुमने जो किया उसका धन्यवाद, पर इस जंगल में और भी कहानियां हैं। अगर कभी फिर से कोई साया मिले, पीछे मुड़कर देखना। अब सविता की आत्मा शांत हो चुकी थी। उसकी मां को भी मुक्ति मिल गई थी और विनोद के पाप ने उसे भस्म कर दिया था। राहुल को लगा, अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन एक बात उसकी सोच में बार बार घूम रही थी। अगर कोई और साया मिले तो पीछे मुड़कर देखना। क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी या कोई भविष्य की परछाई? फिर वही रास्ता। करीब एक हफ्ते बाद की बात है। राहुल अब फिर से अपने टूरिस्ट टैक्सी काम पर लौट चुका था। एक दिन उसे नैनीताल से 2 सवारियां लेकर पिथौरागढ़ जाना था। शाम हो चुकी थी और रास्ते में काफली गैर की सुनसान सड़कें उसे फिर वही एहसास दिला रही थीं। लेकिन सब ठीक था। सवारियां सामान्य थीं, कोई अजीब हरकत नहीं। राहुल अब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था। लेकिन तभी घंटाघर मोड़ के पास पहुंचते ही रास्ते में एक महिला ने हाथ दिया। सफेद कपड़े, बाल खुले और चेहरा झुका हुआ।
राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। वही दृश्य, वही कपड़े, वही स्टाइल। लेकिन जब उसने गौर से देखा, वो महिला असल में एक नर्स थी जो गांव के क्लिनिक में काम करती थी। राहुल ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद अब डर का असर खत्म हो गया है। घर की खामोशी उस रात जब राहुल घर पहुंचा तो घर पूरी तरह शांत था। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। ना कोई दरवाजा टूटा, ना कोई ताला। वो चिट्ठी सविता की लिखावट में थी। राहुल भाई, अब मैं और मेरी मां दोनों मुक्त हैं, लेकिन आपने जो रास्ता चुना है वह अब सिर्फ एक ड्राइवर का नहीं, बल्कि उन आत्माओं का है जो अनसुनी हैं, अधूरी हैं। हर मोड़ पर कोई न कोई इंतजार कर रहा है, बस उन्हें सुनने वाला चाहिए। अब आप वो सुनने वाला बन चुके हैं। एक नया सफर शुरू हो चुका है। राहुल की आंखें भर आईं। वो अब सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर नहीं रहा था, वो बन चुका था आत्माओं का पुल। अंतिम रेडियो कॉल अगली सुबह जब राहुल गाड़ी लेकर निकला तो उसके रेडियो से एक हल्की सी फुसफुसाहट आई। नमस्कार राहुल, एक नई सवारी आपकी राह देख रही है। स्थान घोड़ाखाल घाटी। रेडियो में न तो कोई स्टेशन ट्यून था, न ही कोई कॉलर आईडी। राहुल मुस्कुराया, गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा एक और अनदेखी सवारी के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी, अनदेखी सवारी, जिसमें सच्चाई, डर और आत्मा की पीड़ा तीनों ने आपको झकझोर कर रख दिया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द हॉरर एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक क्लिक से हमें और डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। फिर मिलेंगे एक और रूहानी दास्तान के साथ।